Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Alexander Pope's poem An Essay on Criticism. आज ये इसका तीसरा पार्ट है। आइए इसे शुरू करते हैं। Just precepts thus from great examples given, she drew from them what they derived from heaven. तो पोप यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार। प्रिसेप्ट्स मतलब क्या होता है? सही नियम। ठीक है, तो इस प्रकार सही नियम महान उदाहरणों से दिए गए। ग्रीक ने उन्हीं महान पोएट्स से वह ज्ञान लिया जो उन्हें हेवन यानी कि ईश्वर या फिर प्रकृति से मिला था। कहने का मतलब ये है कि आर्ट के रूल्स किसी के अचानक इन्वेंट करने से नहीं हुए। ठीक है, वे महान पोएट्स के वर्क्स को देखकर बनाए गए और उन पोएट्स की प्रतिभा भी डिवाइन सोर्स से आई थी। The generous critic feigned the poet's fire and taught the world with reason to admire. तो यहाँ पर पोप कहते हैं जेनरस क्रिटिक ने कवि की प्रेरणा और प्रतिभा की आग को और बढ़ाया और दुनिया को समझदारी या रीज़न का मतलब क्या है? समझदारी के साथ उसकी प्रशंसा करना सिखाया। Then criticism, the muse handmade power, proved to dress her charms and make her more beloved. तब क्रिटिसिज्म कविता की देवी यानी कि मूस को क्या कहा गया है? कविता की देवी। और हैंडमेड का मतलब है उसकी सेविका। ठीक है, तब क्रिटिसिज्म कविता की देवी की सेविका साबित हुई, प्रूफ हुई। ठीक है, जिसका काम उसके चार्म्स को सजाना और उसे और अधिक प्रिय बनाना था। But following wits from that intention strayed, who called not when the mistress wooed the maid. But following wits यानी कि लेकिन बाद के बुद्धिजीवी उस सही उद्देश्य यानी इंटेंशन से भटक गए जो लोग मिस्ट्रेस कौन है यहाँ पर? मूस। ठीक है, जो लोग मूस को नहीं पा सके वे उसकी सेविका यानी मेड के पीछे लग गए। तो यहाँ पर पोप ये समझा रहे हैं कि क्रिटिसिज्म को सेकेंडरी रोल होना चाहिए जबकि पोएट्री को प्राइमरी। ठीक है, प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? पोएट्री की। लेकिन लोग क्रिटिसिज्म में ही उलझ गए हैं। अगेंस्ट द पोएट्स देयर ओन आर्म्स दे टर्न्ड, sure to hate most the man from whom they learned. तो यहाँ पर पोप कहते हैं उन्हें कवियों के ही हथियार उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किए और जिन पोएट्स से उन्होंने सीखा था उन्हीं से सबसे अधिक नफरत करने लगे। So modern apothecaries taught the art
by doctors' bills to play the doctor's part. पोथेकैरीज वो लोग होते हैं जो दवा खाने में दवा बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोप कहते हैं इस तरह आधुनिक दवा बेचने वाले डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शंस यानी बिल्स देखकर खुद डॉक्टर बनने का नाटक करने लगते हैं। वैसे ही क्रिटिक्स पोएट्स से सीखकर खुद को सुपीरियर समझने लगते हैं, जैसे कि पोथेकैरीज। बोल्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मिस्टेकन रूल्स प्रिस्क्राइब अप्लाई एंड कॉल देयर मास्टर्स फूल। तो यहाँ पर पोप क्रिटिसाइज करते हैं कि गलत नियमों का प्रयोग करने में ये लोग बहुत बोल्ड बन जाते हैं, यानी कि साहसी बन जाते हैं। वे सलाह देते हैं, इलाज करते हैं और अपने ही गुरुओं को मूर्ख कहते हैं। Some on the leaves of ancient authors pray, nor time nor moths ever spoiled so much as they। कुछ लोग प्राचीन लेखकों के पुस्तकों के पन्नों पर ऐसे टूट पड़ते हैं। लीव्स का मतलब क्या है यहाँ पर, जो किताबों के पन्ने हैं, ठीक है। तो ऐसे टूट पड़ते हैं कि जितना नुकसान समय और मौत्स यानी कि कीड़ों ने भी नहीं किया होता है, उससे ज़्यादा ये क्रिटिक्स कर देते हैं। ये अपने जो एंशंट पुस्तकें हैं, लेखकों के पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़कर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। Some dreary plain without invention's aid write dull recepts how poems may be made। तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि कुछ लोग बहुत सूखे और साधारण तरीके से बिना किसी इन्वेंशन यानी इमेजिनेशन के ऐसे निरस नियम, रिसिप्ट्स मतलब क्या है, नियम, लिखते हैं कि कविता कैसे बनाई जाए। These leaves the sense they are learning to display and those explain the meaning quite away। तो यहाँ पर पोप कहते हैं कुछ लोग असली सेंस यानी कि अर्थ को छोड़कर केवल अपना ज्ञान दिखाने में लगे रहते हैं और कुछ लोग एक्सप्लेनेशन करते करते कविता का असली मीनिंग ही ख़त्म कर देते हैं। You then whose judgment the right course would steer, know well each ancient's proper character। तो यहाँ पर पोप कहते हैं इसलिए यदि तुम अपना जजमेंट सही दिशा में चलाना चाहते हो तो हर प्राचीन लेखक के विशेष गुण और कैरेक्टर यानी कि स्वभाव को अच्छी तरह जानो। His fable subject scope in every page, religion, country, genius of his age। तो यहाँ पर पोप कहते हैं किसी राइटर की फेबल यानी कि कहानी, सब्जेक्ट विषय और स्कोप का मतलब है उद्देश्य को हर पेज पर समझो, साथ ही उसकी रिलीजन, कंट्री और उसके एज की विशेषताओं को भी ध्यान में रखो।
Without all these at once before your eyes, cavil you may but never criticize. तो यहाँ पर पोप समझाते हैं और कहते हैं, अगर ये सारी बातें यानी कि राइटर का जो सब्जेक्ट है, एज है, कंट्री है या फिर रिलीजन है, ये सब बातें तुम्हारे ध्यान में नहीं है तो तुम केवल बेकार की कैविल यानी कि आलोचना कर सकते हो, लेकिन सच्ची क्रिटिसिज्म नहीं. Be Homer's works your study and delight. Read them by day and meditate by night. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि होमर की रचनाओं को अपना अध्ययन यानी कि स्टडी और डिलाइट यानी कि आनंद बनाओ. उन्हें दिन में पढ़ो और रात में उनके बारे में गहराई में सोचो. ठीक है, मेडिटेट करो यानी कि गहराई से उसे सोचो. Thence from your judgment, thence your maximus bring, and track the mooses upward to their spring. होमर और ग्रेट लिटरेचर से अपना जजमेंट और अपने मैक्सिमस मतलब हो गया सिद्धांत. ठीक है, तो सिद्धांत बनाओ और मूसेस यानी कविता की प्रेरणा को उसके मूल स्रोत तक खोजो. स्प्रिंग मतलब क्या हो गया है, मूल स्रोत. Still with itself compared his texts peruse, and let your comment be the Mantuan Moose. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि होमर के टेक्स्ट को उसी की दूसरी रचनाओं से तुलना करते हुए पढ़ो और तुम्हारी कमेंट यानी कि एक्सप्लेनेशन के लिए मैंचुआन मूस यानी वर्जिल को मार्गदर्शक बनाओ. यहाँ पर पोप वर्जिल को होमर का श्रेष्ठ इंटरप्रेटेटर मानते हैं और वर्जिल मंचुआ सिटी से बिलोंग करते हैं. When first young Maro in his boundless mind worketh outlast immortal Rome design. तो यहाँ पर पोप कहते हैं, जब युवा मारो यानी कि वर्जिल ने अपनी असीम इमेजिनेशन में ऐसी रचना बनाने की योजना बनाई जो अमर रोम से भी अधिक समय तक जीवित रहे. जो वर्जिल ने एनीड लिखा है वो अभी तक जिंदा है, उसे हम आज भी पढ़ रहे हैं. ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है, पोप. Perhaps he seemed above the critics' law, and but from nature's fountains scorned to draw. तो यहाँ पर पोप कहते हैं, शायद वर्जिल को लगता है कि वह क्रिटिक के नियमों से ऊपर है और उसने केवल नेचर के फाउंटेन्स यानी कि स्रोतों से ही प्रेरणा लेना उचित समझा. But when the examine every part he came, nature and Homer were he found the same.
लेकिन जब वर्जिल ने हर भाग को ध्यान से परखा तो उसने पाया कि नेचर और होमर एक ही जैसे हैं। Convinced, amazed, he checks the bold design and rules as strict his labored were confined. यह समझकर और आश्चर्यचकित होकर वर्जिल ने अपनी साहसिक विचार यानी कि बोल्ड डिज़ाइन को नियंत्रित किया और कठिन नियमों ने उसकी मेहनत से बनी रचना को कन्फाइन यानी कि सीमित किया। As if the staggerate overlooked each line. तो ऐसे कठोर नियम से उसने अपनी रचनाओं को सीमित किया और ऐसा लगता था मानो द स्टैग्रेट यानी कि एरिस्टोटल उसकी हर लाइन पर नज़र रख रहा हो। द स्टैग्रेट मतलब क्या है? एरिस्टोटल, ठीक है, जिन्हें हम अरस्तु भी कहते हैं। Learn hence for ancient rules a just stem. To copy nature is to copy them. तो यहाँ पर पोप सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि इससे सीखो कि एंशंट रूल्स का उचित सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नेचर की नकल करना वास्तव में उन महान एंशंट राइटर्स की नकल करना ही है। Some beauties yet no precepts can declare, for theirs are happiness as well as care. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कुछ सुंदरताएं ऐसी होती हैं जिन्हें कोई प्रिसेप्ट्स यानी कि नियम पूरी तरह समझा नहीं सकते, क्योंकि कला में केवल केयर यानी कि मेहनत ही नहीं बल्कि एक नेचुरल गिफ्ट या हैप्पीनेस यानी कि इंस्पिरेशन भी होती है। म्यूज़िक रिजेंबल्स पोएट्री इन ईच। तो म्यूज़िक कैसा है? म्यूज़िक पोएट्री के समान है। आर नेमलेस ग्रेसेस which no methods teach and which a master hand alone can reach. तो यहाँ पर पोप कहते हैं दोनों ही यानी कि म्यूज़िक और पोएट्री दोनों में कुछ ऐसी नेमलेस ग्रेसेस मतलब कि अनोखी सुंदरताएं होती है जिन्हें कोई नियम या मेथड नहीं सिखा सकते और उन सुंदर गुणों तक केवल एक महान कलाकार ही पहुंच सकता है। If were the rules not far enough extend, since rules were made but to promote their end. तो यहाँ पर पोप कहते हैं यदि किसी जगह रूल्स पूरी तरह पर्याप्त न हो, क्योंकि रूल्स तो केवल एक उद्देश्य पूरा करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा पार्ट ख़त्म होता है और इसके बाद एक और पार्ट इसका आएगा आगे इस चैनल पे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो एंड थैंक यू गाइज़।